नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है हम लोग इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन विथ रोहित ओझा विथ रोहित ओझा सर के साथ हम लोग जीआईसी के प्रीवियस ईयर जीएस के प्रश्नों की व्याख्या देख रहे थे। तो आज हम लोग का ये लेक्चर 2 होगा जिसमें हम लोग 7 से 8 इतिहास के प्रश्न देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके पास सब्जेक्ट वाइज प्रश्न पहुँचे। तो इसमें हमने कोशिश ये की है कि इतिहास के 7 से 8 प्रश्नों की व्याख्या लिया है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, एक सूचना और है आपके लिए। अगर आप जीएस के विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं और जीएस से संबंधित और वीडियो चाहते हैं तो पीएस एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल है जो कि पीके शुक्ला सर का है, जो जीआईसी जीएस के आपके सेक्शन में लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो ये उनका चैनल है पीएस एजुकेशन वर्ल्ड। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास या अन्य ग्रुप में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये आपको वीडियो आपकी परीक्षा के लिहाज से कैसा है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज के प्रश्नों का डिस्कशन। तो आज का प्रश्न है आपके सामने इतिहास विषय से। तो इतिहास विषय का पहला प्रश्न है, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? जो सिमुक था वो किस वंश का संस्थापक था? पांड्य का, सातवाहन का, पोल का या चेर का? तो दोस्तों सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन वंश का। सिमुक सातवाहन संस्थापक का वंश था और जबकि चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। विजयालय चोल वंश का संस्थापक था, जबकि चेर वंश का संस्थापक उदयनजेराल था। जो चेर वंश है उदयनजेराल था। अब देखिए यहाँ पे आपको एक संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ कि जो इसमें 3 आपको नाम दिख रहे होंगे, चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश, इन तीनों को मिला करके संगम वंश कहा जाता है। इन तीनों को मिलाकर संगम वंश कहा जाता है। आपसे कभी प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से संगम वंश में कौन शामिल नहीं है, तो सातवाहन संगम वंश में शामिल नहीं है, जबकि चोल, चेर और पांड्य संगम वंश से संबंधित हैं। तो चेर में लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध है एक शासक, लाल चेर के नाम से, और उससे उदयनजेराल कहा जाता है। चोल का जो संस्थापक था विजयालय था। ये लगभग फर्स्ट बीसी के आसपास का संगम वंश का इतिहास है। यही चोल आगे चल करके 10वीं शताब्दी ईस्वी से अर्थात एडी से, यही चोल जो ईसा पूर्व में थे वही आगे चल के एडी में आते हैं और दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जिसमें आप प्रसिद्ध मंदिरों का इतिहास भी पढ़ते हैं। जैसे तंजौर का मंदिर आपने पढ़ा होगा कि तंजौर का मंदिर किससे संबंधित है या किस वंश से संबंधित है, तो तंजौर का मंदिर चोल से संबंधित। यहाँ पे एक प्रश्न और महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस शासक के शासनकाल में संगम सभाओं का आयोजन किया गया था? तो वो पांड्य राजाओं के संरक्षण में ही संगम सभाओं का आयोजन किया गया था। 3 संगम सभाएं हुई थी। पहली संगम सभा उत्तरी मदुरै में हुई थी और दूसरी कपाटपुरम में और तीसरी भी उत्तरी मदुरै में हुई थी। तो ये याद रखिएगा कि जो संगम सभाएं हैं पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुई थी, उत्तरी मदुरै, कपाटपुरम और उत्तरी मदुरै में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका ये पर्यटक आकर्षण केंद्र हैं और ये स्थान है। पर्यटक आकर्षण केंद्र और ये स्थान है, तो आप ये ध्यान में रखिए और इसका सही मिलान आपको करना है।
पहला है कबीर की समाधि कहाँ है, कबीर की समाधि कहाँ है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, गोविंद देव मंदिर और बौद्ध स्तूप। ये चूँकि यूपी का जीके पूछा गया है, ये आपका यूपी का जीके पूछा गया है, तो ये यूपी के जीको के ध्यान में रख के चर्चा करते हैं। कबीर की समाधि कहाँ पे है, तो कबीर की समाधि है मगहर में, जो कि बस्ती में पड़ता है। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो सलीम चिश्ती का दरगाह है फतेहपुर सीकरी में। और ये वही सलीम चिश्ती हैं जिनके पास अकबर जाते थे। अकबर जो बादशाह थे, मुग़ल वंश के महान शासक थे, वो सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाते थे और इन्हीं के नाम पे अपने बेटे का भी नाम उसने सलीम रखा था। तो गोविंद देव मंदिर कहाँ पे है, गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है और बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है, बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है। तो ये प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश के जीके से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, या क्वेश्चन नंबर 3 है आज के वीडियो का। तो ये इसमें भी आपको सूची मिलान करना है। तो सूची मिलान में क्या है, 1556 चतुर्थ मैसूर युद्ध दिया है, 1576 तृतीय मराठा युद्ध दिया है, 1817-19 में हल्दी घाटी की लड़ाई और 1799 में पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इसमें देखिए आपको मिलान करना है, तो आप मिलान करिए। अगर इसमें से कोई आपको एक या दो भी क्लियर होगा तो भी आपका ये विकल्प मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे हमको मालूम है कि 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो आपके मन में ये प्रश्न आएगा, जिज्ञासा होगी कि प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो भी इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो इसमें मिलान कीजिए विकल्प में कौन सा मिल रहा है, ए का चौथा। तो ए में ऑप्शन नंबर 4, ए में ऑप्शन नंबर 4 ये देखिए मिल गया आपका। आपको अगर एक मालूम था 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो बाकी आपके विकल्प मिल गए। तो बी का आपका आंसर तीसरा हो गया, 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध हो गया। 1817 से 19 में आपका सी का दूसरा हो गया, तृतीय मराठा युद्ध हो गया, तृतीय मराठा युद्ध हो गया। और फिर उसके बाद डी में 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हो गया। अब चलिए देख लेते हैं, 1556 का जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ये ध्यान में रखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। 1576 हल्दी घाटी की लड़ाई, आपको मालूम होगा कि महाराणा प्रताप और यह राजा मानसिंह के बीच हुआ था। राजा मानसिंह जो अकबर के मनसबदार थे, तो हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप और अकबर के मनसबदार या सेनापति मानसिंह के बीच हुई थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट है 1799 चतुर्थ मैसूर युद्ध। तो चतुर्थ मैसूर युद्ध आपका हुआ था मैसूर के प्रसिद्ध सुल्तान टीपू सुल्तान का आपने नाम सुना होगा, प्रसिद्ध सुल्तान टीपू सुल्तान मैसूर का, जो कि अपने को टीपू सुल्तान स्वतंत्र वृक्ष लगवाया था श्रीरंगपट्टनम में, और अपने को नागरिक टीपू कहता था। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष लगवाया था और अपने को नागरिक टीपू कहता था। तो चतुर्थ मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, ब्रिटिश सेना के बीच हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। तो 1817-19 में तृतीय मराठा युद्ध हुआ था। तृतीय मराठा युद्ध 1817-19 में हुआ और इसमें मराठे पराजित हुए और ब्रिटिश सत्ता का मराठा के क्षेत्रों पर अधिकार हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ भी आपको सूची मिलान करनी है और ये सूची आपको, ये जो प्रश्न है ये कल्चर से है, ये आपका जो प्रश्न है कल्चर से है, संस्कृति का पार्ट है। तो संस्कृति के पार्ट में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सही सूचियों का मिलान करें। एक तरफ नृत्य दिया हुआ है, डांस दिया हुआ है, एक तरफ आपके सामने डांस दिया हुआ है नृत्य, और दूसरी तरफ उससे संबंधित कलाकार। तो कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और फिर है कथक। अब देखिए, ये अगली बार नेक्स्ट एग्जाम में आपसे प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि कथकली का संबंध किससे है,
कथकली किस राज्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है, भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है और कथक किससे संबंधित है। तो ये भरतनाट्यम आपका जो नृत्य है, भरतनाट्यम है, ये तमिलनाडु से है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। कथकली आपका केरल से संबंधित है, केरल से संबंधित है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है और कथक आपका जो कथक है ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। जो कथक है ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। तो इससे संबंधित जो कलाकार हैं, इससे संबंधित जो कलाकार हैं देख लीजिए। कथकली का कृष्णन नायर हैं, कुचिपुड़ी का राजा एवं राधा रेड्डी और भरतनाट्यम का यामिनी कृष्णामूर्ति और कथक का उष्मा शर्मा। तो ये आपके कल्चर से संबंधित प्रश्न हैं, ये चर्चा में रहे होंगे उस दौरान करंट अफेयर्स में, इसलिए प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको मिलान करना है। एक तरफ नारा दिया हुआ है, नारा, और एक तरफ निर्माता का नाम। तो देखिए, दिल्ली चलो, आराम हराम है, करो या मरो, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब इसमें से भी आप कोई एक ऑप्शन चुनिए। तो जैसे मान लीजिए इसमें से हमें ये पता है कि करो या मरो, करो या मरो बहुत ही फेमस नारा है और ये आपका महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी ने 1942 में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी और उसी से अगस्त क्रांति का जन्म हुआ। 1942 का जो आंदोलन हुआ था उसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो अगस्त क्रांति का संबंध 1942 स्वतंत्रता आंदोलन और करो या मरो नारा महात्मा गांधी ने दिया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि करो या मरो नारा की रचना किसने किया था? गांधी जी से तो संबंधित है, लेकिन करो या मरो, डू एंड डाई का जो नारा था वो महात्मा गांधी से संबंधित है, महात्मा गांधी ने दिया था। लेकिन भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट, सॉरी करो या मरो नहीं, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपका करो या मरो महात्मा गांधी का है, तो ऑप्शन सी में एक सही है, ऑप्शन सी में एक सही है। तो ऑप्शन सी में एक सही है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन ए और बी नहीं होंगे, ये श्योर है। ऑप्शन ए और बी नहीं होंगे, श्योर है। ऑप्शन सी और डी में से कोई एक होगा। अब कोई आपको और अगर याद है, ये स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक जी का है। तो डी का दूसरा, तो डी का दूसरा, तो सी का पहला और डी का दूसरा, यहाँ तो इससे ऑप्शन बी निकल के आ रहा है। तो ए का तीसरा हो जाएगा, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का हो जाएगा, और आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू का। तो ऐसे प्रश्न आप हल करते हैं तो इसमें से अगर आपको एक या दो मालूम हो तो आपका आंसर निकल आता है। लेकिन आपका जो सही आंसर है डी आंसर है। इसमें दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, दिल्ली चलो। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू, करो या मरो महात्मा गांधी, और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा अतिवादी नहीं था, अर्थात रेडिकल, अतिवादी का संबंध है रेडिकलिस्ट से। इनमें से कौन ऐसा था जो रेडिकल नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे अतिवादी से मतलब है रेडिकल, अर्थात गर्मपंथी विचारधारा से, गर्मपंथ विचारधारा से। तो गर्मपंथ विचारधारा मानने वाले लाल बाल पाल थे, आप जानते हैं, लाल बाल और पाल। अगर लाल बाल पाल के बारे में आप जानते हैं तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका संबंध है, सही है। यही अतिवादी विचारधारा से नहीं थे। बाकी लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों ही गरम दल के नेता थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाल से संबंधित थे और इन्होंने
1905 के स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1905 में बंगाल का जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उस समय राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया था। उस समय पर राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया था और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो पार्टी थी वो 1876 में स्थापित की गई थी इनके द्वारा। तो उसका नाम था इनकी पार्टी का नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन, INA, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ये इंडियन नेशनल आर्मी नहीं है। इंडियन नेशनल आर्मी का संबंध सुभाष बोस से था, जिसकी स्थापना 1943 में हुई थी। और ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की संस्था थी और ये 1876 में स्थापित हुई थी। बाद में आगे चल कर के ये 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसमें इसका विलय कर दिया गया था। तो ये याद रखिएगा कि अतिवादी में से सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं हैं। तो ये प्रश्न आपके जो इतिहास से संबंधित हैं सारे चर्चा कर लिए गए हैं। इसमें सारे प्रश्न आपके इतिहास से संबंधित हैं और ये आपको जानकारी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमने व्याख्याओं को सरल ढंग से करने का प्रयास किया है ताकि आपको इतिहास को समझना आसान रहे। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लोग लेके आएंगे तीसरा लेक्चर, जो कि हमारा लगातार लेक्चर होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर GS की जानकारी चाहते हैं या GS विषय पढ़ना चाहते हैं तो PS एजुकेशन वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नवीन जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। GIC परीक्षा आप निकालें और GIC में एक अध्यापक का पद सुशोभित करें। धन्यवाद।